जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज से क्लास 11th एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है तरल दाब। तो तरल दाब का जो भी जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी हेडिंग हैं, सारा एक एक करके हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आज हम लोग पहले बेसिकली समझेंगे कि तरल क्या होता है और तरल दाब क्या होता है, और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला नंबर हम लोग बात करते हैं तरल, कि तरल क्या चीज़ है। देखिए, तरल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड। देखिए, फ्लूइड जो शब्द है ये इसी से आप समझ सकते हैं कि फ़्लो। तो फ़्लो का मतलब यहाँ पे ये है कि जो चीज़ें आसानी से प्रवाहित हो सके, बह सके, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो फ़्लो कर रहा है। तो तरल का मतलब ये होता है कि वे पदार्थ जो आसानी से प्रवाह कर सकते हैं, यानी बहने का गुण रखते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं तरल। हालांकि पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। 3 प्रकार के होते हैं। अब अगर बात किया जाए कि इसमें ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनके अंदर बहाव का गुण होता है, तो ठोस को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो द्रव और गैस, ये दोनों लोग इनके अंदर बहाव का गुण होता है, इसलिए ये दोनों तरल की श्रेणी में आएंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठोस क्यों नहीं है, द्रव और गैस क्यों तरल की श्रेणी में आते हैं, इनके अंदर बहाव का गुण क्या होता है। तो नॉर्मली आप लोग ये जानते होंगे कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँ। हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। तो हमने मान लिया कि ये जो पदार्थ है, इसके जो छोटे छोटे कण हैं, जो जैसे ये सपोज दैट 2 कण हैं, तो इनके बीच एक बल लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराआण्विक बल। तो ठोस में क्या होता है कि ये अंतराआण्विक बल इतने मजबूत अवस्था में होते हैं कि दोनों कण एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं, यानी इतनी मजबूती से बंधे होते हैं कि एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं। यही कारण होता है कि जो ठोस होता है इसके अंदर प्रवाह अर्थात बहाव का गुण नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम बात करें द्रव में, तो सपोज दैट मान लेता है ये कोई द्रव वाला पदार्थ है, तो जैसे 2 अणु हैं, इनके बीच जो बल लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे अंतराआण्विक बल। तो द्रव में क्या होता है कि ठोस की तुलना में इनमें जो बल होता है वो थोड़ा कम होता है। इस वजह से जो द्रव होता है ये आसानी से प्रवाह कर सकता है। नॉर्मली आप देखते होंगे, कोई लोहे का कोई टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप ज़मीन में फेंक दीजिए, तो देखते होंगे वो प्रवाह नहीं करता होगा, बहता नहीं होगा। जितना उसका आयतन रहता है वही उसका आयतन बना रहता है, आकार वही रहता है। लेकिन अगर आप कोई द्रव ले लीजिए, यानी एक गिलास में आप पानी ले लीजिए, और जब आप उसको ग्लास में रखेंगे तो उसका एक शेप फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप उसको ज़मीन में फेंक देंगे तो देखेंगे वो चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, अर्थात वो बह जाता है। तो द्रव बहने का कारण यही है कि इनके जो इन 2 अणुओं के बीच जो बल लग रहा है वो ठोस की तुलना में कम होता है। अब बात करते हैं गैस। तो गैस में क्या होता है, गैस भी जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इनके अंदर जो जैसे 2 या 3 कणों के बीच जो बल लगता है वो द्रव और ठोस इन दोनों की तुलना में बहुत कमज़ोर अवस्था में होते हैं। इसलिए हम लोग गैस देखते होंगे हल्का सा कहीं भी लीक करती है तो बहुत दूर तक उसकी गंध जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली गैस लीक है, गंध आ रही है। तो इसका मेन कारण यही है कि इनके जो कण हैं, इनके बीच की जो जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत दुर्बल होता है। यही कारण होता है कि गैस बहुत तेज़ी से प्रवाह करती है, अर्थात बह सकती है। तो उम्मीद करूँगे तीनों बात आपको समझ में आई होगी। ठोस में अंतराण्विक बल बहुत मजबूत अवस्था में होते हैं, इसलिए नहीं बहते हैं। द्रव जो होता है, द्रव में क्या होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा कम बल लगाते हैं। जबकि जो गैस होता है वो द्रव और ठोस दोनों की तुलना में इनके बीच बहुत कम बल होता है। यही कारण है कि ये द्रव और गैस ये दोनों प्रवाह कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग तरल की श्रेणी में रख सकते हैं। अब आइए हमारा जो मेन मुद्दा उसको हम समझेंगे। हमको समझना है तरलों द्वारा आरोपित दाब। तो नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे दाब की परिभाषा बताइए, तो दाब बराबर होता है P बराबर होता है F/A, यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए दाब की परिभाषा बताइए, तो किसी वस्तु पर एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगाया गया विलंबवत बल ही दाब कहलाता है। तो किसी वस्तु पर एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगाया गया विलंबवत बल ही दाब कहलाता है। तो नॉर्मली ये दाब की परिभाषा है। लेकिन हमको यहाँ पे समझना है तरलों द्वारा आरोपित दाब। तो ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिख रखा है इसको पहले समझते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है जब किसी तरल का मतलब यहाँ पे द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, दोनों में कोई एक हो सकता है। तो जब किसी तरल को किसी पात्र बोले तो बर्तन में कुछ भी हो सकता है, तो बर्तन में रखा जाता है, तो तरल के अणु
बर्तन के अंदर अनियमित दिशा में गतिशील होने पर बर्तन की दीवारों से संघट का मतलब यहाँ पे है टक्कर करते रहते हैं, जिससे अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों पर बल आरोपित होता है। इस प्रकार बर्तन के एकांक सतह पर जितना बल लगता है वही तरल का दाब कहलाता है। नॉर्मली अगर इसको हम शॉर्टकट में बताना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबवत बल को ही तरल का दाब कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे नॉर्मली ये कोई बर्तन है, बर्तन या इसी को हम लोग बोलते हैं पात्र। ये कोई बर्तन है। अब इसमें हमने क्या किया, कोई द्रव भर दे। द्रव का मतलब पानी समझ सकते हैं, दूध भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने क्या किया, इसके अंदर भरना स्टार्ट किया। तो आपको पता होगा चाहे वो जल हो चाहे वो दूध हो, तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जैसे पानी आप इसमें गिराएंगे तो इसके जो कण होंगे, यानी दूध या पानी के जो भी कण होंगे, वो क्या करेंगे, अनियमित का मतलब कोई निश्चित नहीं होगा कि वो किधर गति करेंगे। जिधर मन करेगा उधर वो गति करना शुरू कर देंगे। तो जब गति करेंगे तो वो क्या करेंगे, ये बार बार ये दीवार है, ये जो सतह है, इससे ये टकराते रहेंगे, यानी संघट्ट करते रहते हैं। जब टकराएंगे तो जाहिर सी बात है इन दीवारों पर एक बल लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए प्रतिकांक क्षेत्रफल, यानी प्रतिकांक क्षेत्रफल में ये जो कण है जितना बल लगाएंगे उसी को हम लोग नॉर्मली बोलेंगे तरल का दाब। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों तरलों द्वारा आरोपित दाब क्या है समझ में आया होगा। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है वही यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया। अगर अब बात करें दाब की परिभाषा क्या है, तो दाब बराबर होता है अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। इसको हम लिख सकते हैं P बराबर F अपॉन ए। P का मतलब यहाँ पे प्रेशर से, F का मतलब फोर्स है, A का मतलब एरिया से है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दाब से संबंधित। देखिए दाब एक अदिश राशि है। अगर बात करें इसका मात्रक क्या होता है, देखिए P बराबर होता है F अपॉन ए। F का मतलब है बल, A का मतलब है क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को एक और हम नाम देते हैं जिसका नाम है पास्कल। तो पास्कल जो थे, पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दाब के संबंध में बहुत कुछ बताया था। तो उन्हीं के सम्मान में हम लोग दाब का मात्रक पास्कल भी बोलते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक पास्कल या एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर जो होता है वो 10 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एक जो पास्कल होता है ये एक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, तो एक पास्कल एक न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब बात करते हैं दाब। तो दाब का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल को बेसिकली इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो वायुमंडल को शॉर्टकट में हम लोग ATM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें एक ATM बराबर कितना होता है, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो ये दोस्तों हमने बताने का प्रयास किया तरल दाब का जो पहला टॉपिक था, तरलों द्वारा आरोपित दाब, इसको बताने का प्रयास किया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, मात्रक और कैसी राशि है, सारा कुछ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।